भैया यार 7 महीने निकल गए क्लास 11th के और अभी तक एक अक्षर भी नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी तक खोल के नहीं देखी कि कैसी दिखती है। ये हाल है तुम्हारा क्लास 11th में। स्कूल जाते थे, पीछे बैठ जाते थे, बैक बेंचर बन जाते थे, या तो हेड डाउन करके लेटे होते थे भैया, या फिर हैंड क्रिकेट खेल रहे होते थे, और अगर कुछ भी नहीं मिला तो पेन फाइट खेल रहे होते थे, सबसे बढ़िया गेम। स्कूल से घर आते थे भैया, कोचिंग जाते थे, कोचिंग में पीछे बैठ के पबजी खेलते थे। कोई फ़र्क नहीं क्या पढ़ा रहा है टीचर, उससे कोई मतलब नहीं। कोचिंग से घर आते थे, घर पे आने के बाद इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे लग जाते थे दोस्तों से चैट करने में। लेकिन अब रह गए हैं 4 महीने क्लास 11th में भैया, अब कैसे पढ़ें? तो पहले तो यार तुम लोग शुक्र मनाओ कि तुम लोग अब तो जग गए कम से कम। अब ये जितनी पुरानी हरकतें तुमने की हैं बेकार वाली एकदम, उनको बंद कर दो। अगले के 4 महीने ये चीज़ फॉलो करोगे, तुम्हारी 11th अच्छी हो जाएगी। इतनी तो हो जाएगी कि तुम क्लास 12th समझ सको, और एंड में जो तुम 3-4 महीने होते हैं जेईई मेन से पहले, उसमें अच्छी पढ़ाई करके तुम 98-99 परसेंटाइल ला पाओगे। तो यार शुरू करते हैं वीडियो को। देखो कैसे कवर करना है क्लास 11th का कोर्स 4 महीने में, मैं ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, ठीक है? मैंने वो गलतियाँ की हैं वो जो मैं तुमको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था, इसलिए और मैं बता रहा हूँ तुमको ये कैसे करना है, क्योंकि मैंने खुद आखिरी के 4 महीने में कोर्स ख़त्म किया था। पहले 7 महीने कोई नहीं पढ़ाई करता। और ये जो तुम्हारा जोश है ना कि यार भैया आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ऑल इंडिया 1, ये जोश को थोड़ा ठंडा रखो। अभी जब 11th के एंड में आओगे तो फिर देखने लगोगे टॉप 10 एनआईटीज़ इन इंडिया, ठीक है? थोड़ा सा आराम रखो, इतना तुरंत हाई जंप नहीं मारना है, ठीक है? अच्छी बात है, एम्बिशन रखना बहुत अच्छी बात है, मैंने भी रखा था आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, लेकिन उस हिसाब से हम मेहनत नहीं करते हैं तो बाद में बहुत दुख होता है। तो या तो उस हिसाब से मेहनत करो, या तो एम्बिशन अपना थोड़ा कम रखो, ठीक है? डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं यार वीडियो। पहली बात, मिस्टेक्स। देखो मैंने तुम लोग का चेहरा बना रखा है, क्या क्या मिस्टेक्स तुम लोग करते हो। पहला, इम्प्रॉपर नोट्स। सबसे कॉमन मिस्टेक भैया, नोट्स तो बनाए नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं, बैकलॉग बढ़ते जा रहे हैं, कैसे करें? तो देखो, या तो तुम अगर स्कूल जा रहे हो तो टीचर जो बता रहा है वो तो लिख ही लो। मैं जानता हूँ कि टीचर तुम्हारा जेईई मेंस जेईई एडवांस लेवल का नहीं पढ़ाएगा, बोर्ड लेवल का भी पढ़ाएगा, बट उसको तुम नोट करो। और फिर अगर तुम कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग वाले टीचर्स पढ़ाएंगे, एडवांस लेवल तक का पढ़ाएंगे, तुम्हें मज़ा आएगा क्लास में। पबजी खेलना बंद करो, जाके फ्रंट बेंचर बनो, आगे बैठो, जहाँ पे डाउट हो रहा है टीचर से तुरंत पूछो, ठीक है? वेट नहीं करना है अपने को। वो नोट्स बना लिए, उसके बाद दोनों नोट्स को कंपेयर मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाओ उसमें से, और वो अपने शॉर्ट नोट्स में लिखो। देखो स्कूल टीचर्स का भी अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो भी कुछ अच्छी चीज़ें बताते हैं, ठीक है? उनको एकदम नेग्लेक्ट नहीं करना है कि यार ये तो बोर्ड लेवल का पढ़ा रहा है, इनसे हमें क्या मतलब। नहीं, देखो रिस्पेक्ट करो उनकी, सारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, ठीक है? सेकेंड आता है लीविंग चैप्टर कंप्लीटली। कोई एक चैप्टर, 1-2 चैप्टर तो हर कोई छोड़ देता है, पूरे छोड़ देता है। जैसे मैं बात करूं, मैंने क्लास 11th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल मैथ की बात कर रहा हूं, पूरा छोड़ दिया था। फिजिक्स में वेव्स पूरा छोड़ा था, और केमिस्ट्री में तुम्हारा ये हाइड्रोजन एस ब्लॉक ये पूरा छोड़ दिया था, पी तो पढ़ लिया था। लेकिन ये हमें क्यों नहीं करना है? क्योंकि कभी कभी जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों में जो चैप्टर्स तुमने छोड़े होते हैं उनसे एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, फिर तुम्हें दुख होता है कि यार अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होता है इस चैप्टर को, बोर्ड्स लेवल पे भी पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। इसलिए कभी भी किसी चैप्टर को पूरा मत छोड़ो, उसका बेसिक तो पढ़ के जाओ, बोर्ड लेवल तक तो पढ़ना ही पढ़ना है उस चैप्टर को। उसके बाद जेईई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, उतने लेवल पर अपने चैप्टर को मेंटेन करके चलो, सारे चैप्टर्स को उस लेवल तक मेंटेन करके चलो। जानता हूँ मैं तुम लोग कुछ लोगों ने कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा, ठीक है? मतलब 11th में इतनी कैलकुलस होती नहीं है, बट फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होगी, अच्छी बात है वो तुम्हारी। बट ये जो पीएनसी बाइनोमियल वाला खौफ है ना, पीएनसी तो बहुत लोगों का यार वीक रहता है, और मेरा तो आज भी वीक है। तो लेकिन इसको एक बेसिक लेवल पे मैंने किया था, तो मेरे को एडवांस में जो बेसिक क्वेश्चन होते थे प्रीवियस ईयर, वो करने में दिक्कत नहीं आती थी। तो बेसिक लेवल पे करके जाओ, मेंस पहले बोर्ड्स लेवल तक कंप्लीट कर लो, मेंस के पीवाईक्यूज कर लो, इतना कर लो 11th में। बाकी 12th के एंड में जो एडवांस और मेंस के बीच का टाइम मिलता है उसमें कवर करेंगे, ठीक? थर्ड पॉइंट, रैंडम स्टडी। देखो हम में से बहुत लोग ये रैंडम स्टडी करते हैं। अगर तुम कोचिंग जा रहे होगे तो तुम्हारे जो कोचिंग टीचर्स होंगे, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो एडवांस लेवल पढ़ाएंगे,
तुम्हारा मन करेगा कि हम आई रुडोव उठाएं और उसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें, तुम उठाओगे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दोगे, काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करोगे, ठीक है, और तुम्हारे स्कूल में चल रहा होगा रोटेशन। ये हो गई रैंडम स्टडी, तुमने कहीं उठा लिया, बस तुम्हें ये बताना है दोस्तों को कि हम आई रुडोव सॉल्व कर रहे हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं, आई रुडोव सॉल्व कर ली, अब तो जेई एडवांस में टॉप करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आई रुडोव सॉल्व करने से तुम एडवांस में ज़रूरी नहीं टॉप कर जाओ। देखो, स्ट्रक्चर्ड स्टडी करो, ठीक है। आई रुडोव के वो क्वेश्चंस करो जो तुम्हारे स्कूल में, या तो स्कूल में वो चैप्टर चल रहा हो, ठीक है, या फिर कोचिंग में जो चैप्टर चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग वो कोचिंग वाले तुमको सेलेक्टेड बता देंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो भी होते हैं, ठीक है। अब तो ऑनलाइन भी काफ़ी यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है सेलेक्टेड क्वेश्चंस आई रुडोव के, तुम वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। सेलेक्टेड क्वेश्चन देखने के बाद वो चैप्टर करो पहले जो कोचिंग में करंट चल रहा हो, वरना वो बैकलॉग बन जाएगा, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि अभी आई रुडोव को उतना डीपली मत फॉलो करो, पहले सबसे पहले HCV पूरी कंप्लीट करने के बाद ही आई रुडोव पे आओ अगर टाइम बचता है तो। और इसको करने का सबसे सही टाइम रहता है जो तुम्हारे 11th और 12th में 10-15 दिन का गैप मिलता है, उसमें कवर करो, ठीक है। छुट्टियां नहीं मनाना है हमें, जेई निकालना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रैंडम स्टडी बंद कर दो अपनी, स्ट्रक्चर्ड स्टडी करो, टाइम टेबल बनाओ। फोर्थ, डायरेक्टली जंपिंग टू एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, सबके साथ ही होता है कि हम, जैसे मैंने अभी आई रुडोव का एग्जांपल दिया, सीधे ब्लैक बुक खरीद लेंगे 11th में और सॉल्व तो होती नहीं, लेकिन हाँ ये कहने को हो गया कि भैया हमने तो ब्लैक बुक खरीदी, ब्लैक बुक सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों में कहेंगे कि यार ब्लैक बुक कर रहे हैं, रुडोव कर रहे हैं, MS चौहान कर रहे हैं, एन अवस्थी कर रहे हैं, लेकिन असलियत तो तुमको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, या तो तुम सॉल्यूशन देख के करते हो या तो तुमसे सॉल्व नहीं होती, ठीक है। अनलेस अनटिल तुम टॉप 1000 वाले बच्चे नहीं हो, ठीक है। बुरा नहीं मानना, देखो मैं सच बता रहा हूँ, सबके साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। तो और ये हम लोग एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स पे और क्यों जंप करते हैं, इसका एक मेन रीज़न ये होता है कि हमारे स्कूल में जो दोस्त होते हैं यार, वो स्टार्टिंग से ही कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे मेरी क्लास में मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, लेकिन मैं जब दूसरों को देखता था, फिटजी, एलन जो भी वगैरह ज्वाइन कर रखी थी सबने, ठीक है। तो वो सब क्या करते थे, अपने क्लास में कि कोई केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है मान लो, वो लोग लास्ट बेंच पे जाके अपनी मॉड्यूल खोल के उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। उनको नहीं मतलब सामने टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहे क्या पढ़ा रहे हैं, उनको मैथ पढ़ना है तो वो मैथ ही पढ़ेंगे, ठीक। ये गलत होता है। देखो, किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट मत करो, जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी रिस्पेक्ट करो, ये मेरी बात समझो, ठीक है। और इन्हीं को देख के जो सेल्फ स्टडी वाले होते हैं मेरे जैसे, उनको मोटिवेशन आता है कि नहीं यार हम तो अब हम भी एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। देखो, तुम्हें खरगोश नहीं बनना है, कछुआ बनो, आराम आराम से चलो, एडवांस निकल जाएगा, टॉप 10,000 के अंदर आराम से आओगे, मेंस भी बढ़िया नंबर से निकलेगा, ठीक है। उनकी तरह मॉड्यूल करने के लिए मत बैठो, जो टीचर पढ़ा रहा है पढ़ा, उसके नोट्स लिखे, फिर कोचिंग है, फिर वहाँ नोट्स लिखे, ऐसे चलो, ठीक है। तो ये तो भैया हो गई मिस्टेक्स, इनको इम्प्रूव कैसे करें, स्ट्रेटजी बता दीजिए। तो आ जाओ भाई, स्ट्रेटजी, तुम लोग के दांत एकदम सफ़ेद हैं, बढ़िया हंस रहे हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल चैप्टर्स। देखो, मैंने यहाँ लिखा था लिविंग चैप्टर कंप्लीटली, उसी का ये इम्प्रूव करने का तरीका है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हर चैप्टर की कर ही लो, ठीक है। NCERT से तुम्हारे सारे चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन, एक भी एग्जाम्पल NCERT का तुमने नहीं छोड़ा होना चाहिए। इनफैक्ट RD शर्मा सब्जेक्टिव का भी तुमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा होना चाहिए। अगर मैं मैथ की बात करूँ, फिजिक्स में तुमको मालूम है HCV करनी है, ठीक है। अगर कोई किसी चैप्टर में लग रहा है कि हाँ भैया थोड़ा टफ लग रहा है, तो NCERT की एडिशनल एक्सरसाइज ज़रूर कर लो। एडिशनल एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है NCERT की, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन मेंस में उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेकंड बात मैंने कर दी थी, स्ट्रक्चर्ड स्टडी, मेक अ टाइम टेबल। मैं टाइम टेबल शेयर कर दूंगा तुम लोग के साथ अपना, बहुत कुछ खास तो नहीं था, ठीक है। रैंडम स्टडी थी मेरी भी स्टार्टिंग में, बट जब मैंने स्ट्रक्चर्ड बनाया तो उससे काफ़ी इंप्रूव हो गया। तो एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी करो, टाइम टेबल बनाओ, कौन कौन से, और टाइम टेबल या टाइम मत डिवाइड करो। देखो, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं ना कि टाइम डिवाइड कर लेते हैं कि 5 बजे उठेंगे, 5 से 7 और इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, 9 से 11 मैथ पढ़ेंगे। मतलब स्कूल अगर छुट्टी है जिस दिन, उस दिन की बात कर रहा हूँ, स्कूल को अभी नेगलेक्ट कर दो, ठीक है। ये टाइम नहीं डिवाइड करना है। तुम ये सोचो कि ये जो चैप्टर्स बच गए हैं हमारे, इसमें पर चैप्टर तुमको कितना टाइम डिवोट करना है, ये चैप्टर कितना टाइम मांगता है, ठीक है। मान लो रोटेशन है, तो कम से कम 5 से 6 दिन दो रोटेशन को आराम से, कोई जल्दी नहीं है। 4 महीने हैं अभी तुम्हारे पास, ठीक है, 120 दिन है,
तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से 5-6 दिन दो रोटेशन को, उसके बाद अगले चैप्टर पे मूव करो, ठीक है। तो ऐसे करो, कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग मत बनाओ, क्योंकि होता क्या है हम टाइम टेबल बनाते हैं, 2 दिन बहुत जोश रहता है एकदम, हाउस द जोश हाई हाई सर, फिर वो फॉलो होता नहीं तुमसे, ठीक है। उसके बाद तुम उसको फाड़ देते हो, फ्रस्ट्रेशन अलग से होता है। तो सब्जेक्ट मतलब चैप्टर का लिस्ट बना लो कि कौन कौन से चैप्टर तुमको कवर करने हैं, ठीक है, फिर टिक करते जाओ। जब वो कवर होने लगते हैं ना तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। थर्ड, इम्प्रूव एक्सपोनेंशियली, ये इसका करेक्शन है डायरेक्टली जंपिंग टू एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स का, कि ग्रोथ एकदम से ऐसे नहीं स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं करना तुमको, ठीक है, ऐसे ग्रो करना है एक्सपोनेंशियली। इसका क्या मतलब है भैया, पहले बेसिक पढ़ना है, पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक, फिर एचसीवी करनी है, फिर पीवाईक्यूज करने हैं। वो पीवाईक्यूज 11th और 12th के बीच जो गैप मिलता है उसमें करने हैं, उससे पहले पीवाईक्यूज को नहीं टच करना है। 11th के फाइनल एग्जाम पर भी ध्यान दो, ठीक है, 11th के फाइनल एग्जाम पे ध्यान दो, अच्छे नंबर लाओ, स्कूल में नाम रोशन करो अपना। तो इम्प्रूव एक्सपोनेंशियली, ऐसे इम्प्रूव करते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना साइड में स्कूल का काम करते रहो, एनसीईआरटी पढ़ो। मैंने फिजिक्स का एग्जांपल दिया है, एनसीईआरटी देन एचसीवी देन पीवाईक्यूज। मैथ की बात करें तो एनसीईआरटी, आर डी शर्मा सब्जेक्टिव देन पीवाईक्यूज, ठीक है। मेंस के करने हैं अभी, एडवांस के नहीं करने हैं, एडवांस के बाद में करने हैं, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है एडवांस वाला। फिर केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज डायरेक्टली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अटेंड कोचिंग टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे कुछ दोस्त जो थे, मैं तो नहीं जाता था, बट मेरे को इतना आइडिया है हर कोचिंग का इन एंड आउट कैसा रहता है वहाँ। तो मेरे जो दोस्त जाते थे वो कहते थे यार आज कोचिंग में टेस्ट है लेकिन मैं देने नहीं जाऊँगा। फिर मैं पूछता था क्यों, तो वो कहते थे कि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, सिलेबस हमारा नहीं कंप्लीट है टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसलिए टेस्ट स्किप कर देते हैं। बोलते थे कि बाद में करेंगे, बाद में वो नहीं करते थे वो अटेम्प्ट टेस्ट। तो चाहे तुम्हारा सिलेबस कवर हो या ना हो, टेस्ट ज़रूर दो, ठीक है। टेस्ट देने से तुम नंबर छोड़ दो, दूसरा देख रहे देखने दो, तुम्हारे ऊपर हंसेगा, तुम्हें इस सब से कोई मतलब नहीं। तुम्हारे 100 नंबर भी आ रहे हैं 300 में से तो खुशी मनाओ कि हाँ हमने जितनी तैयारी की थी पूरा नहीं कवर था, फिर भी हमारे 100 नंबर आ गए 300 में से, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, सिलेबस पे मत ध्यान दो। अभी तुम्हें 4 महीने में है अभी सिलेबस करने के लिए, ठीक है। इन 4 महीने में सारे टेस्ट अटेंड करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तुम ऐसे देखना जो आखिरी टेस्ट दोगे ना तुम चौथे महीने, उसमें तुम्हारा स्कोर बहुत बढ़िया होगा। तो ये हो गई स्ट्रेटजी कैसे इन मिस्टेक्स को इम्प्रूव किया जाए। अब भैया बता दो रिवीजन, रिवीजन पे तुम लोग का मुंह ऐसा बन जाता है, अरे यार भैया रिवीजन तो किया ही नहीं कभी, रिवीजन कैसे करते हैं ये तो मालूम ही नहीं। तो सुन लो, रिवाइज द नोट्स ऑन द डे इटसेल्फ बिफोर गोइंग टू बेड। जिस दिन तुमने जिस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बेड पे जाने से पहले उसको रिवाइज कर लो। आई नो तुम में से बहुत लोग कहेंगे कि भैया कह तो देते हो, करना मुश्किल होता है। देखो मैं यहाँ वही कह रहा हूँ जो मैंने किया है, ठीक है। इतना टफ नहीं होता है कि तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए, 5 पेज के शॉर्ट नोट्स बना पाओगे तुम एक दिन में। अगर स्कूल कोचिंग जाते हो इतना टाइम ही नहीं मिलेगा, उस 5 को रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहली बात क्योंकि जब तुम लिखते हो ना तो तुम्हें अपने आप याद हो जाता है, वो आधी चीज़ें तो अपने आप याद हो जाती। दूसरी बार जब उसको तुम फिर से देखोगे तो तुम्हें पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका हो गया। सेकंड, गिव 30 मिनट्स रिवीजन टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट। हर दिन 30 मिनट तो रिवीजन का ही दो। इस 30 मिनट में ये तुम शॉर्ट नोट्स कर सकते हो, ठीक है। अगर मतलब शॉर्ट नोट्स के लिए मैं मान के चल रहा हूँ तुमको आधे घंटे लग जाएंगे रिवाइज करने में। अगर फिर भी टाइम बच जाता है तो इसमें तुम स्कूल में जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर सकते हो या कोचिंग में जो पढ़ाया गया, बट मैक्सिमम इसमें अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना। कोचिंग स्कूल वाले अभी रुक जाओ, कोचिंग स्कूल वाले टाइम बचे तो तब करना, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी तुमने कोचिंग और स्कूल वालों में से इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके अपने शॉर्ट नोट्स में लिख रखे हैं, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये मेरे साथ हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नेवर नॉट मोर देन 2 days गैप फॉर रिवीजन ऑफ ईच सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करने में 2 दिन से ज़्यादा गैप मत करो। मान लो, और इसमें ना तुम ऐसा कर सकते हो कि 30 मिनट 1 घंटा दे सकते हो, सिर्फ 2 सब्जेक्ट करो, ठीक है। एक दिन में 3 सब्जेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। मान लो तुमने डे 1 पे किया फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक। डे 2 पे तुमने किया केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स स्किप किया, ठीक। फिर डे 3 पे तुमने फिर से कर दिया क्या, केमिस्ट्री और मैथ। भैया हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है केमिस्ट्री और मैथ में, हम तो यही करेंगे। ये गलती मत करना। डे 4 पे तुम्हें फिजिक्स तो उठाना ही उठाना है, ये तो उठाना ही कंपलसरी है। 2 दिन से ज़्यादा गैप दोगे तो पुरानी चीज़ें भूल जाएंगी,
ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो, 1 ही घंटा दो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 2 दिन से ज़्यादा मत छोड़ो किसी भी सब्जेक्ट को। तो यार ये हो गई तुम्हारी मिस्टेक्स, उनको इम्प्रूव करने का तरीका, ये हो गया तुम्हारा रिवीजन, बैकलॉग्स वगैरह सब आता है। और हाँ मैं बता दूं, बैकलॉग्स हॉलीडेज़ को कवर कर लो। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, संडे को अपने शॉर्ट नोट्स उठाया करो पुराने, उससे रिवाइज करना शुरू किया करो। बीच में अगर करोगे तो करंट टॉपिक्स स्किप होते चले जाएंगे, वो खुद एक बैकलॉग बन जाते हैं। और जब करंट टॉपिक्स भी बैकलॉग बन जाते हैं तब तो बहुत बुरा हो जाता है। रिसोर्सेज, खुशी मनाओ। अब देखो किताबें बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी 4 महीने हैं, ज़्यादा किताबों में नहीं भागना है। जो यहाँ बता रहा हूँ एकदम रेलेवेंट बता रहा हूँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं। फिजिक्स की बात करें, एनसीईआरटी एंड एचसीवी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एनसीईआरटी एचसीवी करो बस, ठीक है। एचसीवी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, ऑब्जेक्टिव 1 और एक्सरसाइज। ऑब्जेक्टिव 2 तभी करना जब तुम 100% श्योर हो कि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हैं। कोचिंग जाते हो, कोचिंग में सर ने अच्छे से पढ़ाया तो ऑब्जेक्टिव 2 पे जा सकते हो। केमिस्ट्री एनसीईआरटी करो, आईओसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। एमएस चौहान, कौन सी, मेंस वाली, एडवांस वाली नहीं, मेंस वाली कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया लेने के कि मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। वैसे वो मेंस से भी ऊपर लेवल की है, मेंस और एडवांस के बीच की है, बट तुम कर सकते हो फिर भी इसको। थर्ड, देखो ये ज़रूरी नहीं तुम अभी करो, अभी पहले तुम थ्योरी पढ़ लो सारे चैप्टर्स की, ठीक है। थ्योरी कवर करो पहले, फिर क्वेश्चंस करो। आरसीएम, आरसी मुखर्जी फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, ये मैं ज़्यादातर सेल्फ स्टडी वालों के लिए बता रहा हूँ। कोचिंग जाते हो तो कोचिंग शीट्स, डीपीबीस, कोचिंग पैकेज कंप्लीट कर लो। जो टीचर क्वेश्चन करा रहा है उसको डेली रिवाइज करते रहो। तो यहाँ हो गया आरसी मुखर्जी फिजिकल केमिस्ट्री की। फिर ये देखो, थोड़ा ध्यान मेरा सुन लो, ये थोड़ा सही से लिखा नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर तुमने अभी तक आर डी शर्मा सब्जेक्टिव नहीं सॉल्व किए 11th की, तो अब उठाने का टाइम नहीं है, अब तुम्हें उठानी है आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव, ठीक। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो बोर्ड का तो पैटर्न चेंज हो ही गया है। अब तुम्हारे 11th में भी वो तुम्हें उसी पैटर्न में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तुम्हारे स्कूल वाले। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वैसे ही पैटर्न देंगे तुमको एग्जाम में जैसा 12th एग्जाम का है। तो इसलिए आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव करो ताकि तुम्हारा थोड़ा मेंस लेवल भी कवर हो जाए। आर डी शर्मा सब्जेक्टिव में क्या है, बोर्ड लेवल तक ही रहते हो, 1-2 क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में उन्होंने डाले होते हैं, बट बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। आर डी शर्मा सब्जेक्टिव मैंने उनके लिए कहा था जो 11th स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। स्टार्ट करने में कर सकते हो, लेकिन अब जब 7 महीने निकल गए तो तुम आर डी शर्मा सब्जेक्टिव करके कुछ अच्छा नहीं करोगे अपने लिए, इसलिए आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव फॉलो करो। तो यार ये हो गई तुम्हारी पूरी रिवीजन स्ट्रैटेजी, मिस्टेक्स, रिसोर्सेस, 11th को कैसे कवर करें 4 महीने में। जो मैंने पॉइंट स्टार्टिंग में बताए थे वीडियो के, उनको ज़रूर फॉलो करना। और देखो 11th इंपॉर्टेंट क्लास है, बेसिक्स पढ़ लोगे तो 12th में फ़ायदा होगा। एचसीवी जब 12th में करोगे तो जो मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं एडवांस में जो आते हैं हर चैप्टर को मिक्स करके, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, स्मूथ रहोगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। सो दैट्स इट, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।